आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक का शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, फतेहपुर जनपद में विगत एक पखवाड़े में दो बड़ी घटनाएं घटी। आज मैं उन दोनों बड़ी घटनाओं के बारे में अद्यतन स्थिति की समीक्षा करूंगा और आप तक वास्तविक हकीकत को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए भी आवश्यक है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और संभव हो तो फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल का एक ही सूत्र है, आपको रखे आगे और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साथियों, आपको याद होगा फतेहपुर में 11 अगस्त को एक घटना घटी जो सड़क से लेकर संसद और विधानसभाओं तक चर्चा का विषय बनी। बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने इस घटना को अपने अपने हिसाब से बताकर अपने अपने चैनलों की टीआरपी बटोरी। तमाम नेताओं के वीडियो भी वायरल हुए और तमाम तरह की सूचनाएं भी सम्मानित समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचती रही। आज उस घटना को घटे 11 दिन व्यतीत हो चुके हैं। इन 11 दिनों में क्या हुआ उसका कोई पता अभी तक फतेहपुर वासियों को नहीं हुआ। साथियों, आपको मालूम है शहर के आबू नगर स्थित रेड़ैया में एक मंदिर मकबरा के विवाद में हिंदूवादी संगठनों और भाजपा के नेताओं द्वारा 11 अगस्त को मंदिर पहुंचकर उसकी साफ सफाई और पूजा करने का आह्वान किया गया। आह्वान के बाद जुटी भीड़ ने वहां पर पहुंचकर मकबरे में बनी मज़ारों को भी तोड़ा और पूजा अर्चना भी की। इसी मध्य भाजपा जिला अध्यक्ष का एसपी फतेहपुर के साथ संवाद होते हुए वीडियो भी वायरल हुआ जो काफ़ी चर्चा में रहा और बड़े बड़े मीडिया चैनलों भी उसको दिखाया। मगर जिस प्रकरण पर सड़क से सदन तक हुआ बवाल, उसमें अभी भी अनसुलझे हैं कुछ सवाल जिनका जवाब अभी तक न तो फतेहपुर वासियों को मिला और न जिम्मेदार अधिकारियों को मिला और न हिंदू संगठनों या मुस्लिम पक्ष के लोगों को मिला। इस बीच दो बड़ी घटनाएं घटी। घटना का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक सरकारी जांच टीम का गठन किया जिसका नेतृत्व मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज अजय कुमार त्रिपाठी कर रहे हैं। ये जांच दल फतेहपुर जनपद आया, यहाँ 3 दिन तक रुका और सारे दस्तावेज खंगाले, चाहे वो राजस्व के हों, फतेहपुर गजेटियर के हों, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर खंगाला। पुलिस की बदी इंतजामी से संबंधित रहे हों या पुलिस के भीड़ पे काबू न पाने से संबंधित कारणों का भी उन्होंने यहाँ पर खोज की और अपनी खोजबीन के बाद उन्होंने एक 75 पन्ने की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट उन्होंने शासन को भेज दी। दूसरी तरफ फतेहपुर की भाजपा इकाई ने भी अपने स्तर से दस्तावेज़ों को खंगालते हुए, दस्तावेज़ों का सबूत देते हुए, उस मकबरे के मंदिर होने का प्रमाण देते हुए एक
55 पन्नों की रिपोर्ट संगठन के माध्यम से, प्रदेश संगठन के माध्यम से शासन को पहुंचा दी। मेरे सूत्रों के अनुसार तो हिंदू पक्ष के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी अधिवक्ताओं से भी मिले हैं इस संबंध में, लेकिन घटना के 11 दिन बाद तक भी शासन स्तर पर कोई निर्णय न लिया जाना निश्चित रूप से शासन की छवि को धूमिल कर रहा है। और वो विवादित स्थल जो कभी बच्चों की चाहक से गूंजा करता था, सुबह शाम जहाँ काफ़ी वृद्ध इकट्ठा होते थे और आपस में बैठकर गपशप करते थे, वो आज संगीनों के साए में है। आज भी उस मोहल्ले में एक भय का वातावरण है और वहाँ पर एकदम सन्नाटा है। पुलिस के जवान अभी भी 300 मीटर तक उस विवादित मकबरे की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जो मेरे प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि प्रशासन वहाँ पर एक अस्थायी पुलिस चौकी का भी निर्माण कराने जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि यदि 11 दिनों तक इतने बड़े विवादित मामले में शासन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है तो उसका कारण क्या है? ये सवाल अनसुलझा हुआ अभी भी फतेहपुर वासियों के दिमाग में कौंध रहा। कुछ सूत्रों का तो ये कहना है कि शासन स्तर पर सरकारी जांच समिति द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और भाजपा संगठन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट दोनों का अध्ययन किया जा रहा है और उस अध्ययन के निष्कर्षों के बाद प्रशासनिक या कोई विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस जनपद के इसी गहन मंत्रणा में लगे हुए हैं कि आखिर इस विवाद का हल क्या होगा भी या नहीं होगा। तमाम तरह के दावे आए हैं इस प्रकरण में। कोई इसको ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला बताता है तो कोई इसको नेतागिरी चमकाने का, लेकिन असली हकीकत तो जो मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके खुलासे के बाद ही हो सकेगा। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी घटना इस जनपद में घटी जब गढ़ा और ललौली के बाद फतेहपुर की तीसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरकंडी में शासन स्तर से जांच दल आया अजय पांडे और बीएन श्रीवास्तव के नेतृत्व में। सरकंडी में विगत 8 वर्षों में 1500 से अधिक पीएम आवास और सीएम आवासों की जांच से जुड़ी की जांच के लिए इस जनपद में 16 टीमें बनाई गई, जिन्होंने सरकंडी ग्राम पंचायत के 300 से अधिक मजरों में जा करके उन आवासों की स्थलीय स्थिति देखी और जिनमें से अधिकांश मकानों को अपूर्ण पाया। आवास आवंटन के लाभार्थियों से उन्होंने बयान लिए और बयान में बहुत सारे लाभार्थियों द्वारा ये कहा गया कि प्रधान और उनके गुर्गों द्वारा उनसे 20,000 से 25,000 रुपये तक की वसूली की गई और आवास में जो मजदूरी के नाम पर मनरेगा अंश की धनराशि मिलती है उस धनराशि को भी प्रधान द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा, विकासखंड द्वारा अपने अधीनस्थों को या अन्य लोगों को हस्तांतरित करा दी। जांच हुई, जांच अधिकारी चले गए, लेकिन उसके बाद सरकंडी ग्राम पंचायत में एक नया विवाद पैदा हो गया।
जिन लाभार्थियों ने जांच दल के सामने बयान दिए थे उनको डराकर, धमकाकर या प्रलोभन देकर उनके बयान बदलवाते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कराए जा रहे हैं। जांच दल से जुड़े हुए कुछ लोगों ने असोथर थाने में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनको जान से मारने की धमकी और तमाम तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर थानाध्यक्ष असोथर द्वारा कुछ टीमों को मौके पर भी भेजा गया। आज जो मेरी थानाध्यक्ष असोथर से वार्ता हुई उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि दोनों तरफ से शिकायतें आ रही हैं, लेकिन चूंकि मामला ये सीधा पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं था इसलिए हम इस पर आपसे विशेष कुछ नहीं कह सकते। साथियों, सवाल ये है इधर कि इतनी बड़ी धनराशि का घोटाला होने के सबूत मिल जाने के बाद भी जो प्रधानपति हैं और जो उनसे जुड़े हुए कुछ तत्व हैं वो उन बयानकर्ताओं को क्यों धमका रहे हैं? आखिरकार अब उनके बदले हुए बयानों का वीडियो वायरल करके वो सिद्ध क्या करना चाहते हैं? और क्या जांच अधिकारी तथा ग्राम विकास आयुक्त GSP दर्शी साहब इन वायरल हो रहे नए वीडियो को संज्ञान में लेंगे? एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी दहशत और भय का वातावरण ग्राम पंचायत सरकंडी के मजरों में बना हुआ है। जिन लोगों ने बयान दिए जांच दल के सामने वो भयाक्रांत हैं और कभी भी अपने ऊपर किसी दुर्घटना की आशंका जता रहे हैं। मेरे कार्यालय में भी आकर कुछ लोगों ने इस तरह की शंकाएं जताई हैं, जिस पर मैंने थानाध्यक्ष असोथर से वार्ता भी की। खबर तो यहाँ तक है कि सरकंडी के प्रधानपति अपनी साख बचाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, सत्ता का संरक्षण पाने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में उनके सबसे मजबूत संरक्षणदाता एक कैबिनेट मंत्री स्वयं अपने एक बवाल में फंसे हुए हैं। और वो बवाल ये है कि उन्होंने अपने गृह जनपद में अपने पुत्र के 15 अगस्त में शामिल होने का बाकायदा प्रोटोकॉल डाल दिया था, जिसकी सोशल मीडिया में जमकर आलोचना हुई। और सोशल मीडिया में हो रही आलोचनाओं को संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा उन मंत्री महोदय को बुलाकर इसकी काफ़ी भर्त्सना भी की गई है। तो सवाल ये है कि क्या वो संरक्षणदाता माननीय मंत्री महोदय प्रधानपति सरकंडी को कोई अभयदान दिलवा पाने में सक्षम होंगे या नहीं? क्षेत्र की जनता के साथ साथ फतेहपुर की जनता को भी उस जांच टीम के परिणामों पर होने वाली कार्यवाही का आज भी इंतज़ार है और इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। यदि हो सके और आपको ये फतेहपुर हलचल द्वारा प्रसारित सूचनाएं अच्छी लगें तो वीडियो चैनल फतेहपुर हलचल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक तथा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।